कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज मैं आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर का एमपी बोर्ड के लिए, विच इज़ ऑफ सोशल ज्योग्राफी, चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसे मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एमपी बोर्ड के हिसाब से पूरे 5 मार्क्स का आने वाला है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वन शॉट रिवीजन होने वाला है। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मुझे आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं बाय इकोनॉमिकली और बाय यूट्यूब में एल्गोरिथम में। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं जिससे मेरा वीडियो आगे पुश होगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट। पहला टॉपिक क्या आता है हमारा? ट्रांसपोर्ट। वेट अ सेकेंड। पहला टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो, एक गुड्स यानी क्या होता है, सर्विस यानी क्या होता है, ये आपको पता होगा बट मैं आपको बता देता हूँ। गुड्स यानी कोई भी सामान, सामान मतलब होता है गुड्स। और सर्विस यानी आपको पता है कोई भी काम सर्विस में आता है। तो द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस यानी किसी भी सामान या किसी भी सर्विस को सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन। सप्लाई लोकेशन क्या होती है? तो सप्लाई लोकेशन वो जगह होती है, सप्लाई लोकेशन जहाँ वो सामान बनता है, सामान, वो होती है सप्लाई लोकेशन। और डिमांड लोकेशन क्या होती है? डिमांड लोकेशन वो होती है जहाँ वो सामान की नीड हो, जहाँ उसे हम बोलते हैं डिमांड लोकेशन। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। इसी को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं बट इन सारी बातों को हम नहीं करेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं और वो क्वेश्चन समझेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है। अब कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेनली 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है लैंडवेज, एक होता है वाटरवेज और एक होता है अपना एयरवेज। क्या होता है? एयरवेज। तीनों को हम पढ़ेंगे। तो देखो, लैंडवेज में रेलवेज आता है, रोडवेज आता है, पाइपलाइंस आता है। पाइपलाइंस, ये रेलवेज एंड रोडवेज तो आपने सुना होगा, बट जो पाइपलाइंस है ये क्या होता है ये भी हम बताएंगे। इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे। और हाँ, ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रोडवेज एंड रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप वर्क में आ सकता था बट अब नहीं आएगा, बिकॉज हमारा मैप सिर्फ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा। वाटर में 2 तरह होते हैं, इनलैंड, ओवरसीज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझेंगे। एंड एयरवेज में होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, पब्लिक और प्राइवेट। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ, कुछ पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है जो पेपर में डेफिनेटली आएंगे, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। ऑलराइट, तो चलो हम लोग अब इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले रोडवेज के बारे में। रोडवेज क्या होता है? देखो, रोडवेज तो आपको पता ही है, एक रोड होती है उसी को रोडवेज कहते हैं। अब इंडिया जो है उसके पास पूरे दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से एक सवाल बन सकता है। और ये नेटवर्क कितने का? 62.16। ये याद ना हो तो भी चलेगा, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आए तो नहीं है अभी तक, है ना। ये 2020-21 का डाटा है, अब तो और भी बढ़ा हो गया होगा। इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट की ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस कुछ कारणों से है। वो है कि जो रोड होती है, आपने देख लो, मैं इधर बताता हूँ। तो मान लो ये रोड है, रुको मैं एक बार अच्छे से बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। अज्यूम दिस इज़ अ रोड, ओके। ये एक रेलवे पटरी है और एयरपोर्ट को अभी साइड रखते हैं। तो रोड बनाने में हमें सिर्फ कुछ गिट्टी पाथर लगेगा, बट रेलवेज़ में हमें क्या लगेगा? वुड लगेगी और साथ में आयरन लगेगा, स्टील लगेगा, बहुत ज़्यादा जगह लगेगी। तो ज़्यादा इजी टू ले डाउन क्या होगा, रोडवेज या रेलवेज? ऑब्वियसली रोडवेज। इसलिए पहला ही हमारा पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर देन
दैट ऑफ रेलवे लाइन, मतलब जो रेलवे लाइन है उससे कंस्ट्रक्शन कोर्स जो अपना कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है रोडवेज़ का। हम लोग इसे थोड़ा, आप देखो मैं बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ मुझे भी पता है, बट कुछ टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझने पड़ेंगे, इसलिए मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको, क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए मैं अब थोड़ा सा अपना पेस फास्ट करूँगा, आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। रोड्स क्या होती हैं कि वो हायर स्लोप्स में इजीली बन जाती हैं, जबकि जैसे माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज़ में इजीली बन जाती है, जबकि जो रेलवेज़ होती हैं उन्हें वहाँ बनने में थोड़ी दिक्कत होती है। जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो इकोनॉमिकल होता है, मतलब देखो रोड ट्रांसपोर्ट में हमारा कम पैसा लगता है जब हमें कुछ ही लोग को जाना पड़ता है या फिर छोटे डिस्टेंस पे जाना पड़ता है या फिर थोड़ा बहुत सामान ले जाना पड़ता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट में कम पैसा लगता है। और जो रोड, ये बहुत मेन सवाल है, बहुत मेन है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, स्टार मार्क कर लो आप लोग भी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आता है क्वेश्चन। क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, वन वर्ड के हिसाब से, जैसा आप समझो इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो इसे आप याद कर लेना। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर। देखो ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट भी कम हो जाता है। और क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट लिंक अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवे स्टेशन, एयर। देखो अगर आपको रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, रेलवे स्टेशन जाना है, एयर जाना है, सी पोर्ट जाना है, तो आपको वहाँ जाने के लिए सबसे पहले तो रोड ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आप, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है ये अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को लिंक करता है। और उसके बाद रोड जो होती है, देखो अपने इंडिया में बहुत तरह की रोड्स हैं, तो रोड्स के कुछ क्लासिफिकेशन है। ये स्लाइड थोड़ी ब्लरी है बट मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो इंडिया में जो रोड्स हैं वो अपना, 2 सेकेंड, इंडिया में जो रोड्स हैं वो अपना 6 क्लास में डिवाइड हुई हैं। कितनी क्लास में? 6 टाइप में इंडिया की जो रोड्स हैं वो क्या कहते हैं, कैपेसिटी के अनुसार वो हुई हैं। सबसे पहला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, फिर से बोलूँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। क्या ये? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इससे कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको रियलिटी चेक देता हूँ कि बोर्ड्स में ऐसे सवाल नहीं आते। बोर्ड्स में जो सवाल आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो इतनी भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा उसमें आप कुछ चीज़ें याद कर लीजिएगा, वही बोर्ड्स आपसे पूछेगा। मैं बताऊँ क्या? सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा कि उसको क्या कहते हैं, कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा है। रुकिए अच्छे से लिख देता हूँ रेड कलर से। डिपार्टमेंट, उसका ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसे वो करता है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई डेट है तो उसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश, है ना। उसके बाद कौन, उसके कितने लेन्स हैं, सिटीज़, ये याद कर लीजिएगा। और थोड़े बहुत इम्पोर्टेंस याद कर लीजिएगा। ये बोर्ड्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको याद करना है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, इस्टेब्लिश हुआ था तो कब हुआ था, सिटीज़ कौन सी, और थोड़ी और इम्पोर्टेंस जो उसकी होती है वो आपको कर लेना है। इसको आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये मोस्टली PYQs में आता है। मैंने खुद ने पिछले 3-4 साल के पेपर देखे हैं, उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ। तो देखो ये जो होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये एक 6 लेन का यहाँ पे कट गया है, 6 लेन का हाईवे होता है जो दिल्ली से कोलकाता होता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और फिर से दिल्ली है। तो इन 4 जगहों को ये हाईवे कनेक्ट करता है, 6 लेनर होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा क्या कि वो 6 लेन का होता है और कनेक्ट करता है क्या, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। उसके कुछ कॉरिडोर्स हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसे कौन क्या कहते हैं मेंटेन करता है, इसकी रेगुलेशन कौन करता है, तो वो है 2 सेकेंड, तो वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI।
NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें ब्लर है मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब नेशनल हाईवे आ जाता है, नेशनल हाईवे अपना सेकंड टाइप में आता है। नेशनल हाईवे भी इम्पॉर्टेंट है, ये एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ को लिंक करता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने इसे, देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवेज़ की केयर करती है, बट उसके अंडर में, उसके सुपरविजन में रहते हुए सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वेट अ सेकेंड ये क्या हो रहा है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD ने NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुपरविज़न में इसको बनाया है, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड हाँ, ये है कि द फर्स्ट नेशनल हाईवे, मतलब देखो जो पहला नेशनल हाईवे है वो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली से अमृतसर है। बस ख़त्म बात नेशनल हाईवे की, इतनी सी ही बात थी, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। स्टेट हाईवे को कौन मेंटेन करता है? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट SPWD, बस इतना ही आपको याद रखना है। मेनली यही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती है वो जिला परिषद के द्वारा मेंटेन्ड होती है, और ये डायरेक्ट हेडक्वार्टर एक प्लेस से दूसरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिला परिषद के द्वारा क्या कहते हैं उसे मेंटेन किया जाता है। और जो बाकी रोड होती हैं, बाकी रोड यानी जो गांव में रोड हैं या फिर गांव में बहुत अलग जगहों पे वो रोड जो होती हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाती है, PMGSY है ना, ये इनके तहत बनाई जाती है, जिन्हें अदर रोड्स की कैटेगरी में डाला जाता है। दैट्स इट, आपको बस इतना ही याद रखना था, इसमें कुछ इतना खास नहीं। हाँ, ये मेन चीज़ है, ये बहुत PYQs में बहुत ज़्यादा आया है। बॉर्डर रोड होता है, तो ये देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो कब इस्टेब्लिश हुई थी? देखो मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ, अभी हाल ही में मेरा प्री बोर्ड्स हुआ था, उसमें ये सवाल आया था, लिटरली ये सवाल उसमें ही आया था, मैंने यहाँ से पढ़ के भी गया था। ये 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी और मैं सही करके आया हूँ, है ना। ये बॉर्डर रोड जो होती है, ये बॉर्डर मतलब बॉर्डरिंग एरिया पे रोड्स बनाती हैं। अटल टनल भी उन्होंने ही बनाई थी, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, है ना। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के यूज़ पे, दो तरह की रोड होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है, मेटल एंड मेटल्ड। देखो जो मेटल रोड होती हैं वो ऑल वेदर्ड होती हैं, बट अनमेटल्ड ऑल वेदर्ड नहीं होती हैं, ड्राई सीजन के लिए होती हैं। और जो मेटल्ड होती है वो सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमेन से बनी होती है, बट अनमेटल्ड जो होती है वो क्ले या क्रश्ड रॉक से बनी होती है, जो कि ईजिली बारिश में ख़राब हो जाती है। दैट्स इट फॉर दिस मैप। आपके में अब इसमें आएगा नहीं तो कोई मतलब का नहीं। अब हम रेलवेज़ की बात कर देते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है, रेलवे प्रिंसिपल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन सबको हटा दीजिए। एक चीज़ आप देख लीजिए कि जो इंडिया में 2019-20 का डाटा है, उसके हिसाब से रेलवे नेटवर्क 67,956 किलोमीटर फैला हुआ है। देखो जो रेलवे है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक चीज़ ये देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंस इंडिया रेलवेज आर डिवाइडेड इंटू 16 जोन, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ गॉग। ये तो ठीक है, मेटर गॉग होता है, नैरो गॉग होता है। मतलब देखो इसमें सिंपल ये है, गॉग यानी ये जो पटरियाँ होती हैं, इसमें एक लिखा है ब्रॉड गॉग, एकदम डिटेल नहीं आएगा। ब्रॉड मतलब आप समझ लीजिए कि दोनों के बीच में गैप, दोनों के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है नैरो गॉग और मीटर गॉग, दोनों का मतलब क्या। उसके बाद जो नैरो गॉग है उनके बीच में गैप थोड़ा सा कम है। उसके बाद जो है उसमें और कम है, बस इतना ही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। बस ये किसी काम का भी नहीं है, बहुत एग्ज़ाम रिलेटेड भी इतना नहीं आता है, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर कभी गलती से आ जाए। ये याद रखिएगा कि जो पहली ट्रेन इंडिया में चली थी वो मुंबई से थाने चली थी 1853 में। ये जो डेट है, ईयर है, और डिस्टेंस है, और ट्रेन है, ये तीनों चीज़ याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है चैलेंजेस फॉर इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में सफ़र करते हैं लोग, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बट कुछ उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सम ऑफ दोज चैलेंजेस आर, जैसे देखो
जो पेनिनसुलर इंडिया होता है, जहाँ पे क्या कहते हैं लो हिल्स होती हैं, वहाँ पे जैसे मान लो, देखो मैं आपको समझा देता हूँ पहला पॉइंट इससे। ये मान लो एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है। अब यहाँ से अगर रेलवे लाइन, ये मान लीजिए रेलवे लाइन यहाँ तक आई, अब वो यहाँ तो रेलवे लाइन चढ़ा नहीं देंगे कि पहाड़ के ऊपर चढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऐसा कि ये चढ़ा दिया, नहीं। वो देखेंगे कि भाई कहाँ गैप है, मान लो ये गैप है तो यहाँ से ऐसे निकाल के फिर ऐसा ऐसा चलाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब वो हमेशा गैप से बनाते हैं, जो कि एक दिक्कत है। अगर गैप नहीं है तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर एक और चीज़ मैं बता दूं कि मान लो यहाँ तक आई तो वो क्या करेंगे, खर्चा करेंगे और यहाँ पे एक टनल बना देंगे और फिर उस टनल के अंदर से वो ले जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ वे, है ना। तो ये इसमें बहुत दिक्कत आती है, बहुत खर्चा आता है और गवर्नमेंट का बहुत पैसा वेस्ट होता है। दूसरा क्या है कि जैसे हिमालयन रीजन होते हैं उसमें रेलवे लाइन नहीं बन पाती, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत कम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे पहाड़ में। देखो, और जो रिवर्स होती हैं उनके ऊपर से ब्रिजेस भी बनाने पड़ते हैं। लाइक दिस इज़ द, जैसे देखो अगर ये मान लो रिवर है, ये रिवर है, तो यहाँ से अगर एक ट्रेन की पटरी, देखो यहाँ से अगर ट्रेन की पटरी जा रही है, यहाँ से जाना है, तो बीच में उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि ट्रेन कंटिन्यू कर सके। उस ब्रिज बनाने में लगता आसान है ना, कितना सुनने में कि ब्रिज बनाना पड़ेगा बस, बट उस ब्रिज बनाने में ना बहुत खर्चा आता है। और तो जैसे राजस्थान जैसे एरिया है, स्वैम्प्स हैं, स्वैम्प यानी जहाँ गीली गीली मिट्टी होती है गुजरात में, वहाँ पे जो क्या कहते हैं अपना रेलवे की पटरी होती है वो धंस जाती है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये सारी दिक्कतें ये आ सकती हैं। और हाँ, कुछ इंडियन रेलवे में कुछ और भी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। कई बार मैं भी बिना टिकट के कर लेता हूँ ट्रैवल, बट आपको नहीं करना चाहिए। कभी फंस गए टीटी के चंगुल में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। और तो और थेफ्ट हो जाता है, चोरी हो जाती है, लोग रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, है ना। तो ये भी एक दिक्कत ही है। और साथ ही साथ लोग फालतू में चेन पुल कर देते हैं, जिसके कारण रेलवे को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो ये चीज़ चैलेंजेस जो है और ये जो प्रॉब्लम है, इन्हें पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है ये। एंड उसके बाद आता है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस वैसे तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट तो है। तो देखो, पाइपलाइंस मेनली लिक्विड चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनी होती हैं, बट कुछ सॉलिड्स को, जैसे आयरन और वगैरह को स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट करके, स्लरी यानी अब हल्का हल्का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता है। सिंपल है। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, ये आप पढ़ लेना। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ लो। पढ़ लिया? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क है। ये पहले मैप में आया करते थे, अब इतना कुछ इनका काम नहीं है, बट हाँ आप एक बार पढ़ लेना कि कुछ नाम आपको फेमिलियर हो जाए, बाकी इनके आने के चांसेस बहुत कम है। अब आते हैं हम वाटरवेज पे। तो वाटरवेज चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स के लिए भी ईजी होती हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, चीपेस्ट मीन होती है और भारी भरकम सामान के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब बाकी वाटर में कुछ खास है नहीं, बट कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सी पोर्ट्स बहुत आते हैं। इस 5 मार्क्स के चैप्टर में 1 या 2 मार्क्स का एमसीक्यू आपको सी पोर्ट्स में मिलता ही मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। हमारे ये देख लो कि हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें 12 मेजर और 200 इंटरमीडिएट माइनर पोर्ट हैं, ठीक है। अब कुछ मेजर प्रोमिनिएंट सी पोर्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। पहला है कांडला पोर्ट, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है। ये पहला पोर्ट था जो कि इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हुआ है। ऐसा एमसीक्यू आ जाएगा कि विच वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, है ना। जब वो देखो, और ये क्यों बना था, देखो पहले अपने पास एक कराची पोर्ट था। कराची पोर्ट चला जाता है पाकिस्तान के बाद आफ्टर पार्टीशन, तो उसके बाद अपने पास उस एरिया में कोई भी पोर्ट नहीं था, तो इंडिपेंडेंस के बाद पहला इसे ही बनाया जाता है, जिससे उस एरिया पे अपने पास एक पोर्ट हो। और तो और देखो, जो ये दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है,
क्यों? और ये एक और कारण से बना था कि देखो उस टाइम पे मुंबई पोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस पोर्ट था। वहाँ पे ट्रेड की वॉल्यूम, मुंबई पोर्ट में ट्रेड की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा थी। तो उसे थोड़ा सा उसका ओवरलोड कम करने के लिए दीनदयाल पोर्ट यानी वही अपना कांडला पोर्ट बना था, है ना। टाइडल पोर्ट है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया विथ नेचुरल हार्बर जवाहरलाल नेहरू। हाँ, ये तो ठीक है, इसको हटा दो भी। मुंबई इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है, इस बात को याद रखिएगा। क्या? मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो इसके वापस से उसी के लिए, मुंबई पोर्ट पे जो भार था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था, उसे कम करने के लिए बना हुआ था। अब एक है मरमागो, गोवा का पोर्ट है, वो उससे 50% ऑफ द आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। कहाँ से? गोवा पोर्ट से, मरमागो से। ये चीज़ MCQ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर आगे बात करें तो न्यू मैंगलोर का जो पोर्ट है वो कर्नाटका में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, इससे भी आयरन और मेनली एक्सपोर्ट होता है। कोची पोर्ट जो है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट पे है, कोची पोर्ट साउथ वेस्टर्न पार्ट पे है। और ये लागून, मतलब ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्यूटिकैरोन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चेन्नई, हाँ, चेन्नई पोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो कि मुंबई के, मतलब मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट है। और विशाखापट्टनम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डीपेस्ट पोर्ट है, मतलब ये डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गहरा पोर्ट यही है। पारादीप है वो उड़ीसा में है। हर पोर्ट का स्टेट और उसके कुछ इंपॉर्टेंस याद कर लीजिएगा। कोलकाता भी एक पोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। हल्दिया है वो भी, देखो हल्दिया पोर्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये प्रेशर फ्रॉम कोलकाता पोर्ट। देखो कोलकाता पोर्ट भी एक बिजी पोर्ट है और उसके बिजीनेस को हटाने के लिए हल्दिया पोर्ट बना हुआ था। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हम एयरवेज के बारे में पढ़ते हैं। तो एयरवेज वॉज फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल प्रेस्टिजियस। देखो एयरवेज का क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड्स में भी आया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये नेशनलाइज कब हुआ था। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज 1953, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत जल्दी ही नेशनलाइज हो गया था। अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ ये आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में। देखो एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, ठीक है। पवन हंस हेलीकॉप्टर ये आ सकता है क्योंकि NCERT में दिया हुआ है। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है वो ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को इनएक्सेसिबल एरिया में, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे बाकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पे भी उनको ले जाता है और उनकी मदद करता है ना। एंड उसके बाद है पर्सनल कम्युनिकेशन। हाँ, ये जो अपना एयरपोर्ट है, एयरवेज हैं, इनके कुछ इम्पोर्टेंसेस ज़रूर से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और ये जितने भी, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। जितने भी हमारे नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? कमेंट में, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम मिलेगा और उस टेलीग्राम में सारे नोट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, ये इतना कुछ आता नहीं है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क होता है वो तो आप सबको पता ही है। उसमें दो तरह के मेल होते हैं, फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकंड क्लास मेल। ये फर्स्ट क्लास मेल जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और कई बार वो कार्गो किया जाता है, वो भी एयरबेस है। और सेकंड क्लास मेल कम इंपॉर्टेंट माना जाता है और वो मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट से ही जाता है। उसके बाद हमारा हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। डिजिटल इंडिया जो है उसके हिसाब से क्या कहना है कि उसका कहना है IT, रुको, उसका कहना है IT प्लस IT गिव्स IT। ये वैसे तो बहुत ज़्यादा वैसी इक्वेशन है कि इक्वल तो नहीं है, बट हाँ ये एक इक्वेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? एक IT का मतलब होता है इंडिया, ये देखो इंडियन टैलेंट। क्या मतलब होता है? इंडियन टैलेंट, मतलब इंडियन लोगों पे जो टैलेंट है। दूसरे IT का मतलब होता है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसका मतलब होता है इंडिया टुमारो। तो इस पूरी इक्वेशन का मतलब ये हुआ, इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिव्स इंडिया टुमारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे कहीं लिखी भी होगी, हाँ ये डिजिटल इंडिया में लिखी हुई है। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ इंडिया टुमारो। इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये मास कम्युनिकेशन की कुछ बातें हुई हैं, जैसे मैं आपसे मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब में ये वीडियो डालूंगा एंड ये मास कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है। टूरिज़्म एज अ ट्रेड, ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो टूरिज़्म देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पिछले मतलब 15 मिलियन पीपल जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री में इंगेज्ड है डायरेक्टली। एंड साथ ही साथ जो टूरिज़्म है वो नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करता है। सपोर्ट टू मतलब देखो जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होते हैं, लोकल लोग होते हैं जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, उनको भी ये जो टूरिज़्म है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट। हाँ एंड देखो ये जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया पे आते हैं, उसका टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म एंड बिजनेस टूरिज़्म, ये सभी तरीके के टूरिज़्म का मज़ा उठाते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बीच में ही बता दिए है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा या मत करिएगा, एक चीज़ करिएगा जिसे हम बोलते हैं पढ़ाई। आप अब लेक्चर देखने के बाद क्या करिएगा, सबसे पहले इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा, देन क्वेश्चंस एंड देन सबसे मेन PYQs कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे बता दिए, बट अगर आपको डिटेल PYQs चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो डिटेल PYQs में ला दूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। एंजॉय एंड स्टार्ट स्टडिंग।